ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या पढ़ना है आपको वो देखिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक मैग्नीफायर होता है। मैग्नीफायर होता है, तो कौन सा लेंस मैग्नीफायर की तरह काम करेगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आप देखते होंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले हमको स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं होता। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दो दो कन्वर्जेंट लेंस लगे हुए हैं, दो दो कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं विथ सम सेपरेशन, नॉन जीरो सेपरेशन। आप गौर से देख सकते हैं, दैट सेपरेशन इज इक्वल टू एल। अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो दो लेंस लगे हुए हैं, एक लेंस से काम नहीं चल रहा है, यहाँ दो दो लेंस लगे हुए हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट h बना दूं, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट हमने h कर दिया और वो हमने इस लेंस के सामने रखा, इस लेंस के सामने रखा, तो इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट है, या नहीं तो फील्ड लेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं या नहीं तो इसको हम फील्ड लेंस कह सकते हैं। समझिए बात को, क्योंकि हमने इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है। हियर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यही ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु, ये चीज है जिसका हमें इमेज फाइंड करना है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे चीजों को देखते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻⁶ मीटर। उससे छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻⁶ मीटर तक हम आराम से देख सकते हैं। उससे छोटा अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हमको देखने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इन छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे वायरस हैं, है ना, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे प्रोटोजोआ है, एल्गी है, छोटे छोटे चीजें हैं जो हमको ऑब्जर्व करना होगा तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है छोटे छोटे चीजों को देखना, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है उससे भी छोटे छोटे चीजों को देखना। ठीक है, तो यहां देखिए कि पहले स्ट्रक्चर इसका हम समझेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस और फील्ड लेंस एक ही नाम है। ऑब्जेक्टिव लेंस और फील्ड लेंस एक ही नाम को कहते हैं। इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है भाई, तो फील्ड ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मान लो h रखा हुआ है, इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ कम करना है। इसका फोकल लेंथ कम कैसे किया जाए, ये भी पहले समझना है। तो बहुत सारे लेंसेज को अगर मैं इस तरह से पैरेलली कंबाइन कर दूं, इस तरह से पैरेलली कंबाइन कर दूं, है ना, देखिए यहाँ पे इसको दिखा रहा हूं मैं, एक सिंपल डायग्राम बताया हूं। अगर मैं इस तरह से बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन कर दूं तो ओवरऑल इनकी फोकल लेंथ जो है कम हो जाएगी, जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। तो इस तरह से अगर हम इसका फोकल लेंथ कम करना चाह रहे हैं, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। इसको हम इक्विवेलेंट टू ये मान सकते हैं, FO। ठीक है, तो सिंपल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे FO का वैल्यू लिखा है, जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है। FO की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल। इसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। प्लस इसका एपर्चर भी कम होता है। एपर्चर मतलब इफेक्टिव डायमीटर थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड पासेस, है ना, जो लाइट पास कर रहा है। और इसका हमने फोकल लेंथ कम रखा है, कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या कारण है कि हमने इसका फोकल लेंथ को कम किया है।
क्या वजह है, क्या वजह है कि इसका इफेक्टिव डायमीटर को हमने कम किया है, क्या वजह है इसका इफेक्टिव डायमीटर हमने कम किया है? इसका वजह एक ही है कि डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस, जितने सारे डिफेक्ट्स ऑफ इमेज हैं सबसे फ्री हो जाएंगे, सबसे फ्री हो जाएंगे, जिसके वजह से हमने सामने वाले ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस का हमने फोकल लेंथ को कम करके रखा हुआ है। सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग भूल जाएंगे, डिफेक्ट्स ऑफ इमेज जितने सारे हैं सबको हम लोग भूल जाएंगे, खत्म कर देंगे। जो इमेज यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बन रहा है, ये डिफेक्ट, इट इज फ्री फ्रॉम द ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ इमेज। ये जो इमेज बन रहा है ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है इमेज, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ इमेज है, फ्री फ्रॉम द ऑल डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस हैं, है ना। तो ये इमेज बन रहा है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ इमेज। तो चलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम फोकल लेंथ मान लो, इसका फोकल लेंथ f0 है और प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ये है f0। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? यहाँ 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 कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, 2f के पार रखेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज आएगा, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज आएगा, यहाँ रखेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड आएगा, इमेज इन्फिनिटी में बन जाएगा, है ना। और इधर बनेगा, इधर बनता चला जाएगा, लेकिन इसके पार रखेंगे तो सामने इमेज बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इसका मैग्नीफाइड इमेज बने और रियल इमेज बने, हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए? मैग्नीफाइड इमेज और रियल इमेज चाहिए, जिसके लिए हमने पोजीशन फाइंड किया f0 से 2f0 के बीच में। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज आ रहा है उससे इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड, है ना, एंड ग्रेटर देन 2f। यहाँ 2f0 अगर यहाँ पे f0 है और यहाँ पे हमने अगर 2f0 डाल दिया तो 2f0 यहाँ से अगर हम देखते हैं तो उससे भी ज्यादा वैल्यू आ रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? मैग्नीफाइड बन रहा है, इनलार्ज इमेज है, लेकिन रियल है, इन्वर्टेड है ना, देख सकते हैं। तो ये लेंस क्या कर रहा है? ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यही रख दिया तो वो तो मैग्नीफायर बन जाएगा, मैग्नीफायर बन जाएगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाएगा, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें इस केस में क्या करना है? इस केस में हमें ऑब्जेक्ट को FO से लेकर 2FO के बीच में रखना होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। और ये FO की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये FO की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, वो क्या है? 2f टाइम सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस सर्फेस का, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट रखता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसका फोकल लेंथ कम होता है, हमने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इसका हमने फोकल लेंथ कम कर दिया। फोकल लेंथ कम कर दिया, इसका मतलब इसके पावर को हमने ज्यादा कर दिया। इसका मतलब इसके पावर को हमने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। इसकी हमने कन्वर्जिंग पावर को ज्यादा कर दिया। चलिए, तो जो ये इमेज बन रहा है वो क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है एंड ग्रेटर देन 2f0 है। ठीक है, चलिए ये भी बात सही है। इसके बाद जो देख रहे होंगे, ये एक पैरेलल रे आ रहा है, ये FO से पास करता हुआ यहाँ पे आ रहा है। दूसरा रे अनडेविएटेड सेंटर ऑफ, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ अनडेविएटेड आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल इमेज बन रहा है। एक रे जो है FO से पास करता हुआ यहाँ पे पैरेलल आ जा रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पे रियल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रियल इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड है, इनलार्ज्ड है ना, मैग्नीफाइड है। फिर ये रे, रियल रे यहाँ से एक लाइन यहाँ जा रहा है, एक लाइन यहाँ जा रहा है, और ऐसा करता हुआ ये पहुंच जा रहा है आंख के पास। देखने वाला यहाँ से देख रहा है। काफी सिंपल हमने बनाया है इसको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग स्कूलों में देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, लैब में देखे होंगे, देखेंगे, है ना। तो वहां पे इस तरह का अरेंजमेंट कुछ रहता है। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। और एक जिस रे, अब ये दूसरा जो लेंस हमारे सामने आ रहा है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ अगर मैं
FE बताओ, अगर हमने इसका फोकल लेंथ FE बताया है ना, अगर हमने इसका फोकल लेंथ FE बताया, दैट इज लार्ज है, तो किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में, और इसका एपर्चर भी हमने क्या कर दिया है, ज्यादा रखा है। इसका एपर्चर हमने इसलिए ज्यादा रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों में आए, यहां से यहां जाएगा, अगर लाइट ज्यादा जाएगा, एपर्चर ज्यादा होने की वजह से लाइट ज्यादा आएगा, तो क्या होगा, आंखों में लाइट रोशनी पहुंचेगी और वो चीज हाईली मैग्नीफाइड दिखेगा, जो छोटा चीज है वो बड़ा होके दिखेगा। ठीक है, यही माइक्रोस्कोप का काम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यही एक फायदा है कि ये मैग्नीफाई करता है, दो टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। यहां देखिए, एक बार तो ये लेंस मैग्नीफाई कर रहा है, प्लस दोबारा ये मैग्नीफाई कर रहा है, दो टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। समझो कितना टाइम्स, कितना ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है ऑब्जेक्ट, तब उसको आराम से अपने आंखों से उसको हम देख पाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जब ये इमेज बना, तो ये इमेज किसके द्वारा बना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है, इसके लिए अब ये कैसा काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो रिफ्रैक्शन से पहले देखिए, रिफ्रैक्शन से पहले रियल इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसके लिए क्या है, रियल इमेज का काम, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए रियल इमेज काम कर रहा था, और इसके लिए रियल इमेज बना, और इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लेंस के लिए ये क्या काम कर रहा है, रियल इमेज का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये रियल इमेज का काम कर रहा है इसके लिए, और रियल ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो इमेज बना रहा है, अब देखिए कहां गिर रहा है, ये जो रियल इमेज दिख रहा है कहां गिर रहा है, किसके बाउंड्री में गिर रहा है, वो देखना जरूरी है। तो हमने इसका फोकल लेंथ FE माना, और ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ FE का मतलब है आईपीस। इसका नाम है, ये जो लेंस आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग आईपीस के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, आईपीस या ऑकुलर लेंस, है ना, ऑकुलर आईपीस लेंस या ऑकुलर, है ना, इस नाम से इसको जानते हैं, जिसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, एपर्चर भी ज्यादा होता है ना, और यही वास्तव में मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को, है ना, यही वास्तव में यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, मैग्नीफायर की तरह यही आईपीस ही काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो ये इमेज है, जो ये रियल इमेज है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना रहा है। आप जानते हैं कि ये जो इमेज गिरा है, ये FE और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में गिरा है। जो इमेज आ रहा है, रियल इमेज आ रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर और FE के बीच में ही कहीं न कहीं आ रहा है, इसी किसी पार्ट में गिर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही FE एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा, आएगा, परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका परिणाम ये होगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट भी होगा, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसके सामने ही इमेज बन रहा है, और काफी बड़ा आंखों को दिख रहा है, देखने वाला काफी आसानी से उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देख पा रहा है। यही फायदा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दिस इज द यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये असली यूज है। तो इमेज जो बन रहा है वर्चुअल है। अब सोचो, आईपीस के हिसाब से इसने जो है सो मैग्नीफाई किया, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन्वर्टेड इमेज बनता है। अगर आपको पूछे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज कैसा है, तो इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज कैसा है, तो इन्वर्टेड है। लेकिन आईपीस में अगर ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इमेज कैसा है, डायरेक्ट। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए। तो चलिए, इसमें हमने इतना सारा चीज आपको बताया कि ये जो
इतनी सारी चीजें हमने बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन भी है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, यहां देखते होंगे, रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या विथ इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या है? विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ये है विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट और ये क्या है? विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट मतलब विथ अनएडेड आई या विथ नेक्ड आई। थीटा नॉट की वैल्यू h/d है, where d is the least distance of distinct vision। और यहाँ पे थीटा जो है वो इंस्ट्रूमेंट का क्या है? इंस्ट्रूमेंट का एंगुलर मैग्निफिकेशन, सॉरी ये विजुअल एंगल है ना, ये किसका है? विजुअल एंगल किसका है? ये विथ इंस्ट्रूमेंट का है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखिए कि h1 यहाँ लिखा हुआ है ना, h1/ue, ये थीटा है ना, ये थीटा है, यहाँ देख लीजिए। और h/d तो ये बहुत पहले से आप जानते हैं कि क्या है, ये क्या है? ये विजुअल एंगल ऑफ नेक्ड आई है ना। और d है, d क्या है भाई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ना, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलिए ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो अभी हम लोग लिखेंगे h1/h ue/ue। तो यहाँ पे लिखेंगे h1/h d/ue। तो h1/h का मतलब क्या है? h1/h का मतलब क्या है? तो यहाँ पे h1/h का मतलब ये है कि h1 यहाँ पर है और h यहाँ पे है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं -v/u है ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं? -v/u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये इन्वर्टेड बन रहा है। अब यहाँ पे d/ue मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ue के ऊपर डिपेंड करता है, ue के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, वो तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला यही होता है -v/u d/ue, -v/u d/ue है ना। तो ये जो मैग्निफिकेशन आया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v0/u0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन में रहोगे दिक्कत हो जाएगा। VO मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, UO मतलब U0 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। तो यहाँ से इतना लिखे, d/ue लिख देते हैं, तो कहानी बन रहा है। फिर हम लोग यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, UO लिख देते हैं, फिर d/fe लिखेंगे, समझेंगे इसको, बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझो कि अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या है? तो माइक्रोस्कोप का लेंथ जो होता है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, proper distance between objective lens and eyepiece. Proper distance between objective lens and eyepiece is called length of the microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या है? तो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, ठीक है। इट इज वेरिएबल, इट कैन बी चेंज्ड, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड, ये इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिनोटेड बाय कैपिटल L एंड दैट इज इक्वल टू VO प्लस UE। यहाँ आप खुद देख सकते हो VO का लेंथ टोटल ये है, ये डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? V0 प्लस UE, इस तरह हमने इतना लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखने के लिए आप मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करना, साइन वाइन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर इनके साइन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगा।
मैग्नीट्यूड हमने लिखा है इट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है। और आप कभी भी फॉर्मूला बनाने का होगा, अगर एफ नोट नहीं, वी नोट नहीं दिया हुआ है, यू नोट दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है, तो आप इस तरह से फॉर्मूले को यूज कर लो। उनके बदले आप वी ओ का वैल्यू डाल दोगे, काम बन जाएगा, है ना। फिर यू ई का वैल्यू डाल देना। चलिए, तो इसमें बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, पहला जो नॉर्मल केस होता है, काफी पॉपुलर होता है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी अनलेस एंड अनटिल एक्सप्लेन्ड। जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं जाए, ये मान लेंगे कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन, पॉपुलर कंडीशन है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ऐसा क्यों पॉपुलर कंडीशन है भाई? क्योंकि इसमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एफ, दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट एफ वी फॉर आई पीस। देखिए v इज एट इंफिनिटी, v क्या है? इंफिनिटी। ये क्या है? यहां से यहां पे v दिया हुआ है, ये अगर इंफिनिटी पे चला जा रहा है तो v हमने इंफिनिटी लिखा है -1/v। यहाँ पे v था इंफिनिटी, है ना। यहाँ पे क्या है? आप v ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमने क्या कर दिया? इंफिनिटी बना दिया। ये एक्चुअली था क्या? v, तो हमने इसको बना दिया माइनस इंफिनिटी -1/-u। डिस्टेंस के साथ अगर लिखेंगे तो u लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस एंड u इज इक्वल टू एफ ई। यू जो है यहाँ पर, ये क्या है? मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम है। क्योंकि u का फॉर्मूला आप देख लो, ue का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो देखो क्या बन रहा है। एक फॉर्मूले से आप देखते होंगे, है ना, कि क्या बन जा रहा है। तो यहाँ पे ue जो है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर ue क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है ना। ue यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। और ue अगर मैक्सिमम है तो ये भी क्या है? मैक्सिमम। ये भी क्या है? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो ue यहाँ भी क्या होगा? मैक्सिमम है। अगर ue यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मिनिमम है। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मिनिमम है। ठीक है, और ऐसे ऐसे केस में मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर d/fe लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ue के बदले आप 1/ue के बदले यहाँ पे वैल्यू डाल के वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं इसको। तो ये माइक्रोस्कोप है, इससे हम लोग वायरस को देखते हैं, एमीबा को देखते हैं, प्रोटोजोवन को देखते हैं, जो भी है इन सब को जो देखते हैं वो एक्चुअली छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे चीजें होती हैं। तो अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं उल्टा कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो सर ऑब्जेक्ट को ही मैं उल्टा कर दिया तो मुझे उल्टा दिखेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो कुछ काफ़ी सिमेट्रिकल होते हैं, और इनको सिर्फ हमें मैग्नीफाई करना होता है। इन्वर्टेड, प्योर इन्वर्टेड आ रहा है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इन्वर्ट कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जो हमने बताया है आपको, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को जूम करता है, बड़ा करेगा, मैग्नीफाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नजदीक में तो ऑब्जेक्ट पहले से है, इसको बड़ा कर रहा है, बड़ा करके मैग्नीफाई करके इस तरह से दिखा रहा है ना। तो मैंने आपको पहला केस बताया, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसमें हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर यहीं से हमने डाल दिया उस चीज को, यूई, है ना। फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर अच्छी तरह से नहीं आया है तो बार बार वीडियो को देखो, समझ में जरूर आएगा। ओके।
ओके, अब हम लोग चलते हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन दैट इज इक्वल टू डी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अब फाइनल इमेज बन रहा है, दैट इज द नियर पॉइंट। ये क्या है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो आई पीस के लिए वी ई एज इज इक्वल टू डी, तो यहाँ हम -1/d लिखेंगे, है ना, सामने में बन रहा है इसीलिए माइनस साइन लिखेंगे। यू ई, तो d बाई यू का वैल्यू कितना था? 1 + d बाई एफ ई हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख सकते हैं? -VO/UO 1 + d। तो पहले वाले में सिर्फ इस पार्ट में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, बाद बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, ये जो कहानी है, ये फाइनल इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है, इस केस में आंख जो है वो क्या है? मोस्ट स्ट्रेंथ, लिस्ट रिलैक्स्ड। लिस्ट क्या है? रिलैक्स्ड है। ठीक है जी, ये आप समझिए, है ना। और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगी इस केस में, MP जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि आंखों के नजदीक आ रहा है। जो इमेज बन रहा है आंखों के नजदीक, आंख के नजदीक आ रहा है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा क्यों हो रहा है? ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बहुत ही डी जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है d/UE, ये सबसे ज्यादा आ रहा है, यही पार्ट सबसे ज्यादा आ रहा है। इसीलिए हमने लिखा कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर -VO/UO 1 + d, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो है ये क्या आ रहा है? ये अब आ रहा है मिनिमम, UE आ रहा है मिनिमम, इसी वजह से क्या आ रहा है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ये देख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर को। तो इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि -VO/UO ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ME क्या है? ME ये जो पार्ट है ये क्या है एक्चुअली? ये क्या है? ये अगर ME की बात करें तो एक्चुअली ये है क्या? मैग्नीफाइंग पावर m θ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m θ। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है। ठीक है, तो चलिए ये एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हमने क्या लिखा? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, m θ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज अगर बन रहा है, तो उस कहानी में हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। M इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ME भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ME क्यों लिखा? ME हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ME का मतलब है यहाँ पे ME का मतलब क्या है? यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ देखिए ME है ना, दिया हुआ है ME, और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? MO है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मतलब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ये अप्रोक्सीमेशन में आया हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेशन कैसे आया वो अब समझिए। जब ऑब्जेक्ट FO का हमने स्मॉल वैल्यू लिया था तो UO को हमने स्मॉल माना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत नजदीक आता है ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, हम ये मान के चलेंगे। UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, इट मींस L इज इक्वल टू VO एंड UE इज इक्वल टू स्मॉल। UE क्या है? स्मॉल है, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना इससे बहुत लार्ज है। इसका मतलब यही है कि VO इज वेरी लार्जर देन UE, है ना। और UE क्यों है? UE हमने आईपीस UE क्यों हमने रखा? क्योंकि UE इसमें स्मॉल कैसे आ गया? तो UE मतलब स्मॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इमेज बन रहा है इंटरमीडिएट इमेज, वो आईपीस के बहुत नजदीक रखते हैं। बहुत नजदीक के रखने की वजह से इसके कंपैरिजन में ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। ये क्या हुआ? वेरी स्मॉल। इसको हम लोग इसीलिए क्या करते हैं? यहाँ पे ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, मिटा देते हैं, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली VO के पास लिख देते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? L/FO इंटू D/FE।
तो आप देख सकते हैं ये L/FO क्या है, L/FO ये आ गया आपका m मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस तरह का केस आता है। अगर इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस तरह का केस आता है तो अगर हमने चेंज किया नॉर्मल एडजस्टमेंट में आईपीस के बदला अगर हमने ऑब्जेक्टिव रख दिया तो मैग्नीफाइंग पावर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेंथ भी कांस्टेंट होगा और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। तो इस कहानी में क्या होगा, एफओ और एफई क्या होंगे, इंटरचेंजेबल हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हमने बताया था कि एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, है ना। ये चीज हमने बता दिया। ये फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा, है ना। ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब 1 + d/fe, एक ज्यादा होता है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दें तो काफी मैग्नीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले ये MO इंटू ME का मतलब क्या है कि टोटल मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आप टोटल मैग्निफिकेशन की बात भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे M टोटल की भी बात की जा सकती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये कहानी आया था, हम लोग जानते थे इस चीज को, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ओके।